क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि इंग्लिश के एग्जाम के अंदर कम मार्क्स मिलते हैं आपकी उम्मीद से कम? क्योंकि इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कि हमें उम्मीद तो होती है 70 की, लेकिन हमें यहाँ पर टीचर लटका करके छोड़ देता है 60 पे 50 पे। तो अब ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़नी। हाँ, सच में आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर इंग्लिश पढ़ के जाओगे, एक दिन पहले अगर उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप एग्जाम के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक महीने से भी अगर गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो भी आपको एग्जाम के अंदर हवा तक नहीं लगने वाली कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछने वाला है। तो आज के वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन पहले भी देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर की कुछ ऐसी आपको सीक्रेट बातें बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप अपने एग्जाम में उन चीजों को लिखोगे तो आपको टीचर आगे से आकर के बोलेगा कि ले बेटा तू 10 नंबर ज्यादा ले जा, क्योंकि तेरी कॉपी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि इसे अपने दोस्तों के साथ में आप जरूर से शेयर कीजिए। तो फिर इस साल का एक बार सैंपल पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सैंपल पेपर है ये 23-24 का है, इंग्लिश का ये सैंपल पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जैसे ही आपका फाइनल का पेपर आने वाला है। तो अब देखो, इंग्लिश के अंदर आप लोगों को सबसे जो मेन फोकस रखना है ना, वो आपको फोकस रखना है अपनी लिटरेचर के ऊपर। ठीक है, आपको सबसे पहले जाते ही लिटरेचर पार्ट को कवर करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग के अंदर जाते हैं, उनको क्या दिखता है, पेपर खुलते ही दिखता है रीडिंग सेक्शन, फिर इसको पढ़ने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में आंसर्स को, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में इसको फिर से पढ़ते हैं, तो उनको पता भी नहीं लगता कि उनका 1.5 आवर कहां चला गया, फिर बचा हुआ पेपर उनका चला जाता है। जबकि रीडिंग जो सेक्शन है उसके ओनली एंड ओनली 20 मार्क्स का वेटेज है, और सबसे ज्यादा जो वेटेज है हमारा वो है यहां पर लिटरेचर का। तो सबसे पहली बात यहां पर नोट करने वाली ये है कि इंग्लिश में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपकी कमांड जो है वो होनी चाहिए आपकी लिटरेचर वाले पार्ट के ऊपर, जहां पर कि आप लोगों से पोइम से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोज से क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको लिखने आने चाहिए। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें हमें सेक्शन ए को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फिर पेपर को हमें कहां से अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो वो हम लोग बात करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो पेपर है उसको स्टार्ट हमेशा करना चाहिए अपने जो है सेक्शन डी से। अब सेक्शन डी के पीछे का मेरा एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, क्योंकि सेक्शन डी एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कि हम लोगों के नॉन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां पर हमें पता होता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा और हमें उसमें क्या लिखना है। और वहीं पर अगर बात करूं मैं, हमारा जो सेक्शन ए है स्पेशली रीडिंग वाला, यहां पर एक तो अननोन है सब कुछ, हमें पता ही नहीं है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे जाने वाला है। तो अगर हमें पहले पता हो कि भाई हम सब पढ़ के आते हैं ना लिटरेचर को, हम लोग अच्छे से रट्टा मार के आते हैं, तो अगर हम रट्टे मारने वाली चीज को पहले कर लेंगे ना, तो हमें एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहला पॉइंट कि भाई हमने ना पेपर कर रहे, धड़ाधड़ क्वेश्चन होते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। और वहीं पर ही मान लो कि सेक्शन ए हम जाते ही लग गए सेक्शन ए के, और सेक्शन ए एक ऐसा टफ पैराग्राफ है जो कि समझ में ही नहीं आ रहा, आप लोग को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, और उसी के साथ में एंग्जाइटी भी बढ़ रही है क्योंकि आधी घंटा निकल चुका और अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो ऐसे के अंदर आप लोग को क्या करना है, सेक्शन डी से स्टार्ट करना है। देन फिर उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है सेक्शन डी के बाद में, वो मैं आप लोगों को बोलूंगा राइटिंग को आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके लिए आपको एकदम से फ्री माइंड चाहिए होता है। क्योंकि राइटिंग के अंदर भी इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, वो हम लोग बात करेंगे। तो राइटिंग के अंदर क्या चाहिए होता है, आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, आपके थॉट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि सामने टीचर इंप्रेस हो जाए, ऐसा बोले कि भाई ये जो स्टूडेंट है बहुत ही ज्यादा, एक बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा समझदार स्टूडेंट है, तो इसको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। फिर इसके बाद में आपको यहां पर जाना है ग्रामर के अंदर। अब ग्रामर के अंदर बहुत ही ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसको करने के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को 10 मिनट्स का भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर लास्ट के अंदर हमारा एज यूजुअल सेक्शन ए आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर को उल्टे से स्टार्ट कर देना है, जो कि हमारी बात होगी कि आप लोगों को पेपर को किस तरीके से करना है। एक बार पेपर करके देखना, आप जिस तरीके से करते हो उस तरीके से करना, और एक बार इस तरीके से करना, आप देखोगे कि आपके मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि इसकी जो सेकंड लाइन है वो क्या है, वो ये है कि दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय द मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड एप्रिसिएशन फॉर द सिंपलर पीसेस एंड इंटरमिनेंट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अब यहां पर एक जो वर्ड है जो कि हमें, जिसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, वो होगा इंटरमिनेंट। का मतलब क्या होता है? अब जब हमें ये नहीं पता होता ना, तो हमारा दिमाग इसी के ऊपर ही जाता है कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एक बात ध्यान रखना कि रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज का मतलब पता हो, हर एक वर्ड का मतलब
पता हो, आप लोग इसको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बना सकते हो, ठीक है। देन फिर इसके बाद में इसके जो नया है आप लोग का पेपर पैटर्न है, इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अंदर आप लोगों को मेनली जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके अंदर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसको आपको 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको इसको कम से कम 2 से 4 लाइनों के अंदर लिखना है, जिससे कि आपको इसके अंदर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में एक मेनली यहां पर इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहां पर पूछा गया है, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, वो ये है, एक बहुत ही ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखा था, वो ये है। देखो इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन देखना आप ध्यान से, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग पोइट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को इंडिकेशन ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सीधे पैसेज से नहीं आ रहे, इसके अंदर एक पैसेज से थोड़ा बाहर क्वेश्चन है। आपको सोचना पड़ रहा है कि इसके अंदर कहा गया है कि जो हम पोइम रीड करते हैं और एक नई सिटी को एक्सप्लोर करते हैं वो दोनों चीज़ें सेम कैसे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को बाहर लेके जाना होगा, थोड़ा बॉक्स से बाहर सोचना होगा, जिससे कि आप इसका आंसर ढूंढ पाओ, ठीक है। ये सब आपको करना है। सेक्शन ए के अंदर 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है ग्रामर सेक्शन। अब देखो ग्रामर सेक्शन के अंदर इस बार ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही इस बार भी है कि आप लोगों को सिंपल से प्रीपोजिशंस आप लोगों को मिल जाएंगी, एरर और करेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा, और उसी के साथ में रिपोर्टेड स्पीच का आप लोगों को कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये वही है जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो इस बार किया गया है, वो किया गया है आप लोगों के लिए, वो है आप लोगों का राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन के अंदर इस बार स्टूडेंट्स ने जब इसको देखा तो उनको ये लगा कि हमसे ये होगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि पहले जब होता था जब हमें ना दोनों बातों को लिखना होता था, लेकिन अब क्या है कि आप लोग या तो फेवर में होगे या फिर उसके अगेंस्ट में होगे, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक सिंपल सा सबसे पहला लेटर है जो कि फॉर्मल लेटर होता है आप लोगों का, जिसको कि आपको 120 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। 5 मार्क्स का ये होता है। 120 वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम इसके अंदर 10 लाइंस लिखनी है, ठीक है। 10 लाइंस आप लोगों को इसके अंदर कवर करनी है। एक आएगा फॉर्मल, दूसरा आएगा लेटर टू एडिटर। पेपर के अंदर और तो किसी चीज की श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक बात के लिए आप लोग मेरे से ना कितने की भी शर्त लगा लो, वो ये है कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर लेटर टू एडिटर ही एक लेटर देखने को मिलेगा। तो अगर 5 नंबर चाहिए ना तो फिक्स एक बार लेटर टू एडिटर की लाइनें रट लो कि भैया कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे बड़ा चेंज है राइटिंग सेक्शन के अंदर वो किया गया है इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि है आप लोगों का, यहां पर आप लोगों को सिंपल सा क्या दिया जाता है, किसी भी एक इंसान है उसका कैरेक्टर दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि राहुल है, अब राहुल से रिलेटेड यहां पर बातें दी हुई, जैसे कि आपका भी दोस्त होगा राहुल की, वो बहुत ज्यादा टॉक एक्टिव है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो लोगों के साथ में कॉर्पोरेटिव है, तो वही सब बातें यहां पर इसके अंदर दी गई हैं। अब इसके बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि क्या राहुल इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि इलेक्शन के अंदर खड़ा हो तो आप उसकी जो खूबी है, जैसे कि टॉक एक्टिव है, तो आपको ये बताना है कि वह ना आसानी से ना लीड कर सकता है, उसको ना लोगों से बात करने के अंदर शर्म नहीं आती, वो इंट्रोवर्ट नहीं है। और वहीं पर आप उसके अगेंस्ट में ये बोल सकते हो कि भाई वो टॉक एक्टिव है तो इसीलिए उसकी बातों को ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेंगे। तो इस तरीके के आप लोगों को अपने जो आप बोल सकते हो कि आपको अपने तर्क वहां पर देना है कि भैया ये चीज सही है तो क्यों है और ये चीज गलत है तो क्यों है। तो सीबीएसई इस बार चाहता है कि आप लोग ऐसी कुछ अतरंगी सी चीजें लिखो जो कि उन्होंने कभी देखी ना हो, और यही इसके अंदर 2 चीजें हैं कि आप लोग उसके साथ में और आप लोग उसके अगेंस्ट में हो। 2 आपको एक लिखना है इनमें से। देन फिर इसके बाद में और वाला है इसके अंदर सेकंड, ये है कि आप लोगों को सिंपल से एक दे दिया जाएगा कि आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो, जैसे कि टूर एंड ट्रैवल के लिए आप लोग जा रहे हो। आप लोगों को एक तरफ बताना है कि मैं जाना चाहता हूं, दूसरी तरफ बताना है कि मैं नहीं जाना चाहता। अब नहीं क्यों नहीं जाना चाहते, सबसे पहला रीजन कि पैसे, दूसरा रीजन कि आप, मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं जाना, दूसरा रीजन ये है कि वहां पर टाइम कम है, तीसरा रीजन ये है कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, चौथा ये है कि मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं भाई, कुछ भी बोला मैंने, लेकिन ऐसे ही कुछ आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। और फिर इसके बाद में जैसे कि आपको पूरा डेटा दिया हुआ है कि भैया आप लोगों के दिन किस तरीके से डिसाइड होंगे, आप लोग कहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके से आप लोग ट्रैवल करना चाहेंगे। अब जैसे कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुम ट्रेन से जाओ, तो अगर आप उसके अगेंस्ट में तो आप कहना चाहोगे कि भाई मैं ट्रेन से नहीं जाना चाहता, मैं फ्लाइट से जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको कैंसिल करता हूं। तो ऐसे ही कुछ आप लोग अपने तर्क वगैरह दे सकते हो। मतलब तर्क का मतलब ये होता है कि आप लोग उसको, जो चीज आप अपनी बात है उसको सही करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देन फिर इसके बाद में हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी के अंदर कुछ भी अलग नहीं है,
50% पेपर यहीं से स्टार्ट होता है और इसी को स्टूडेंट सबसे कम स्टडी करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी को स्टडी करते हैं लेकिन उनके फिर भी इसके अंदर मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं कीवर्ड्स। आप लोग जब भी स्टडी करो ना तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इसके अंदर ना जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स को रीड करना है। अब लॉन्ग आंसर को रीड करने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप लॉन्ग आंसर्स को रीड करोगे तो आपको वहां पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनको कि आपको वहां से पिकअप कर लेना है। ठीक है, उन कीवर्ड्स को आपको वहां से पिकअप कर लेना है और जो शॉर्ट आंसर्स है उनके अंदर आप लोगों को उनको डाल देना है, जिससे कि क्या होगा कि टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन जाएगा और उसको थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन भी कर देना ताकि टीचर की नज़र भी जाए कि हाँ भाई स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है। और जब हम लोग लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे शॉर्ट आंसर्स और MCQ के साथ में ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जैसे कि SST के अंदर हिस्ट्री है, भैया हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो एक काम करना, हिस्ट्री जो है ना उसके लॉन्ग आंसर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो आपको पूरा पूरा जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपके शॉर्ट आंसर भी क्लियर हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी, और उसी के साथ में MCQ भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए लॉन्ग आंसर्स के ऊपर आपको इसके अंदर फोकस करना है। इसमें आप लोगों को MCQ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे जैसे कि शॉर्ट आंसर्स भी देखने को मिलेंगे और जैसे कि फिल इन द ब्लैंक भी आप लोगों को क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरीके से क्या है, कॉम्बो है, इसके अंदर आपको सब कुछ ही देखने को मिल जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा पूरा डिस्कस भी करने वाले, सैंपल पेपर को सॉल्व भी करेंगे। अगर आगे होगी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देन फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर ये है पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनीवन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर ये MCQ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में इसके अंदर भी आपके पास में चॉइसेस हैं, 2 मिलेंगी आपको। अगर ये वाली पोइट्री पढ़ गए तो ठीक है, ये वाली पढ़ गए तो ठीक है, दोनों नहीं पढ़ गए तो भी बहुत ज़्यादा ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपका टाइम वहाँ पे सेव हो जाएगा। 5 नंबर गंवाने के लिए आप लोगों के कम से कम 10 से 15 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे बचाना है तो क्या करना कि 1-2 चीज़ें स्किप करके चले जाना, वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारे क्वेश्चंस। अब इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स हैं आप लोगों के, लॉन्ग आंसर है, इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज क्या है, पूछने का तरीका। यहाँ पर ये CBSE चाहता है कि आप लोग नाक को ऐसे मत पकड़ो, आप लोगों ना नाक को ना ऐसे घुमा करके नाक को पकड़ो। मतलब ये है कि आप लोगों को चैप्टर को डिटेल के अंदर, डीप के अंदर स्टडी करना है, डीप डाइव करना है, उसके अंदर कूद जाओ। ये कि है ना आप लोगों को ना उसके डीप के अंदर जाना है कि भाई वो जो ऑथर है वो उस टाइम पर किस स्टेट के अंदर था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से उसके अंदर पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आप लोग अच्छा कर सकते हो। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।